हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो चलिए, भारत के एक जो बहुत महत्वपूर्ण महान व्यक्ति हैं डॉक्टर विश्वेश्वरैया, उनके बारे में हम पढ़ते हैं और थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। डॉक्टर विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। इनको आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। एक जो प्राचीन भारत के भागीरथ थे, उनका नाम क्या था? महाराजा भागीरथ। और वो भारत के लिए गंगा की धारा लाने में सफल हुए थे, इसीलिए हम उनको याद करते हैं और आधुनिक भागीरथ के नाम से डॉक्टर विश्वेश्वरैया को याद करते हैं। भागीरथ कहा जाता है। प्राचीन काल में महाराज भागीरथ ने अपने तपोबल से गंगा को धरती पर उतार कर अपने पुरखों के उद्धार के साथ ही जन सामान्य का कल्याण किया था। आधुनिक युग में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपनी योग्यता और कर्मठता से मानव जीवन को जल का अपरिमित वरदान प्रदान किया। उन्होंने जल के लिए भी कार्य किया था और इन्होंने भी किया। उन्होंने करोड़ों एकड़ बंजर धरती को उर्वर बनाने तथा अनेक उच्च श्रृंखल नदियों को अपनी मर्यादा में बहने के लिए विवश कर दिया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर प्रदेश के मुद्देनल्ली गांव में 15 सितंबर 1861 में हुआ था। मैसूर में, यानी कि दक्षिण भारत में हुआ होगा। उनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। इनका पूरा नाम क्या था? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1962 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हुआ। मतलब इनका जन्म तो पहले हुआ था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में इनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार उन्हें देश की सेवा करने के लिए 100 वर्षों का सुदीर्घ जीवन प्राप्त हुआ। डॉक्टर विश्वेश्वरैया बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल इंजीनियर, विख्यात स्थापत्यविद, नए नए उद्योग धंधों के जन्मदाता, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ और देशभक्त थे। ये कितने इनके अंदर गुण थे! सादगी और स्वाभिमान में वे बेजोड़ थे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जीवन साहस, संघर्ष और सफलता की अनुपम कहानी है। इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। बचपन अभावों तथा संकटों में बीता, किंतु उन्होंने साहस का दामन कभी नहीं छोड़ा। बंगलौर में पढ़ते समय दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाकर कमाए हुए धन से वे अपना काम चलाते थे। पढ़ते भी रहते थे, पढ़ाते भी थे। परीक्षाओं में प्रथम आने से मिलने वाली छात्रवृत्ति से भी उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान होता था। इस प्रकार विश्वेश्वरैया अपने परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठा और धैर्य के बल पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने असंभव कार्यों को भी संभव करने की अपार क्षमता अर्जित की। उनके जीवन के अनेक रोचक प्रसंग हैं जो उनकी मौलिक सूझबूझ और प्रतिभा को उजागर करते हैं। 1893 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने विश्वेश्वरैया की अग्नि परीक्षा ली। मुंबई, यानी कि बम्बई सरकार उन दिनों सिंध की सक्कर जल परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करना चाहती थी, किंतु जो अंग्रेज इंजीनियर उस काम की देखरेख कर रहा था, उसकी अचानक मृत्यु हो गई। कार्य रुक गया। अंग्रेजों की दृष्टि में उस समय भारतीय लोग ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य समझे जाते थे, किंतु तत्काल कार्यक्रम के लिए कोई अंग्रेज इंजीनियर उपलब्ध नहीं था। अंग्रेजों ने इस नवोदित भारतीय इंजीनियर को यह कार्य परीक्षा के रूप में सौंपा। उस टाइम कोई अंग्रेज इंजीनियर नहीं था और अंग्रेज भारतीयों को तो इतना काबिल मानते नहीं थे, अपने रूढ़ रहते थे। लेकिन जब कोई इंजीनियर उपलब्ध नहीं था अंग्रेजों में, तो उन लोगों ने सोचा चलो डॉक्टर विश्वेश्वरैया का ही हम परीक्षा लेते, देखते वो ये काम कर पाते कि नहीं। सिंधु की चिलचिलाती हुई धूप में विश्वेश्वरैया ने बड़ी योग्यता एवं कर्मठता से इस कार्य को समय के भीतर ही पूरा करके अपनी योग्यता प्रमाणित कर दी। मुंबई के तत्कालीन गवर्नर ने उसके उद्घाटन के अवसर पर इस भारतीय इंजीनियर की भूरी भूरी प्रशंसा की। और जब वहाँ का गवर्नर जो है उद्घाटन के लिए गया, जब इन्होंने पूरा कार्य बढ़िया से कर लिया, तो इनकी बहुत प्रशंसा भी हुई। हैदराबाद शहर के बीच में मूसा नदी बहती है। 28 सितंबर 1908 ईस्वी में इस नदी में बहुत बाढ़ आई, जिससे 2000 से अधिक लोग बह गए। तत्कालीन हैदराबाद के निजाम ने सरकार से अनुरोध किया कि भविष्य में बाढ़ से बचाव के लिए सुझाव देने हेतु किसी योग्य इंजीनियर की सेवा उपलब्ध करा दें। डॉक्टर विश्वेश्वरैया उस समय इटली में थे। मुंबई के गवर्नर ने उन्हें तार भेजकर कहा, हैदराबाद के उद्धार के लिए हम आपसे भारत लौटने का अनुरोध करते हैं। भारत लौटकर वे हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने उच्च श्रृंखला मूसा नदी पर बांध कर जलाशयों का निर्माण कराया और जन धन का विनाश करने वाली मूसा नदी को हैदराबाद के लिए वरदान दिया।
तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया उस टाइम कहाँ थे, इटली में थे। बाद में मुंबई के गवर्नर ने इनको कॉल करके तार भेज के संदेश दिया कि आप आओ, और बाढ़ की समस्या है जो मूसा नदी से हो जाती है, और इन्होंने बांध बनाया और एक वरदान साबित हुआ हैदराबाद के लिए। मूसा नदी, जब इन्होंने बांध का निर्माण कर दिया। विश्वेश्वरैया ने तत्कालीन मैसूर राज्य की सिंचाई योजना संबंधी अनेक कार्य किए। कावेरी नदी पर बना कृष्णराज सागर उनकी अक्षय कीर्ति का स्मारक है। 130 फुट ऊंचे इस बांध में 4800 करोड़ घन फुट पानी जमा हो सकता था तथा 1.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती थी। 1912 ईस्वी में बने इस बांध का जलाशय देश का सबसे बड़ा जलाशय था। इसे देखकर महात्मा गांधी ने कहा था, केवल कृष्णराज सागर ही जो संसार में अपनी तरह का एकमात्र जलाशय है। महात्मा गांधी ने कृष्णराज जो सागर है उसको जो है काफ़ी क्या कहा था कि एकमात्र जलाशय सर विश्वेश्वरैया की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के में समर्थ है। आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के क्षेत्र में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका दृढ़ मत था कि देश का औद्योगिकरण करो या मरो। जिस समस्या का आज देश सामना कर रहा है उसका पूर्वाभास उन्हें हो गया था। उन्होंने तत्कालीन मैसूर राज्य में बैंक, मैसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चंदन तेल कारखाना, सरकारी साबुन कारखाना आदि उद्योग प्रारंभ किए थे। भद्रावती के प्रसिद्ध लोहा और इस्पात कारखाने की योजना डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने ही तैयार की थी। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की मान्यता थी कि उचित शिक्षा ही देश की आर्थिक अव्यवस्था को दूर कर सकती है। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वे शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति प्रयत्नशील रहे। जीवन के 100वें वर्ष में पदार्पण करने पर उन्होंने अपने एक मित्र से कहा था, भारत कैसे उन्नति कर सकता है जबकि उसकी 80% जनता अनपढ़ है। इनका कहना था, जब इतने अनएजुकेटेड लोग हैं भारत में तो कैसे उसकी उन्नति हो सकती है। वे कहते थे कि सभी प्रकार की प्रगति का आधार शिक्षा ही है। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की नींव डाली। यह भव्य विश्वविद्यालय जब बनकर तैयार हुआ तो मैसूर के महाराज ने अपनी प्रजा की ओर से इस अवसर पर डॉक्टर विश्वेश्वरैया के मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा था कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया की देश भक्ति, उत्साह और कर्म शक्ति के कारण ही हमने स्वप्न का साकार रूप देखा है। यह विश्वविद्यालय अपने निर्माता को सदैव स्मरण कराता रहेगा। डॉक्टर विश्वेश्वरैया देशभक्त और स्वाभिमान व्यक्ति थे। अपने पूना निवास काल में वे न्यायाधीश राणा डे गोखले तथा तिलक के संपर्क में आए और स्वदेशी प्रभाव में रंग गए। अंग्रेजों ने उनकी तारीफ के पुल बांधे, उन्हें प्रलोभन दिया, किंतु वे जानते थे कि गुलामी की रोटी कितनी दुखद है। अंग्रेज उन्हें अपने दल में बुलाते लेकिन वो नहीं गए। 47 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और जीवन का शेष भाग स्वतंत्रता पूर्वक मानव सेवा में लगाया। वह देशहित को सबसे ऊंचा स्थान देते थे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की योग्यता और क्षमता का प्रचार प्रसार विदेशों में भी खूब हुआ। उन्हें अनेक बार विदेशों से सम्मानित किया गया। 1920 ईस्वी की अमेरिका यात्रा का एक रोचक प्रसंग है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री से मिलने गए और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने कुछ सुझाव मांगे। उस अमेरिकी अर्थशास्त्री ने कुछ भी देने से इनकार कर दिया और विश्वेश्वरैया के साथ आए हुए सहायक के कान में कहा, इन महाशय को बताइए कि ये अपने देश वापस जाएं और अपने देश के संविधान को एक राष्ट्रीय सरकार के संविधान में बदलें, तब पास आएं। उस अमेरिकी अर्थशास्त्री का व्यंग सुनकर विश्वेश्वरैया को बड़ा आघात लगा और उन्होंने मन ही मन देश को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प लिया। जब ये अमेरिकी अर्थशास्त्री के पास गए कि थोड़ा सा जो है अर्थव्यवस्था के बारे में सुझाव लूँ, तो उसने जो है इनका व्यंग किया कि मतलब अपने राष्ट्र का इनको पहले संविधान बनाना चाहिए, और जो इनके साथ गए थे उसके कान में कहे, जिससे इनको काफ़ी हर्ट हुआ और ये लौट आए। इन्होंने सोचा कि अब हम अपने देश को स्वतंत्र करा के ही रहेंगे। इन्होंने संकल्प लिया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। किसी भी दबाव में वे सत्य मार्ग से विपरीत नहीं होते थे। 1921 में मुंबई तकनीकी एवं औद्योगिक शिक्षण समिति के सदस्य के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। इस समिति में अंग्रेज सदस्यों की संख्या 10 थी और भारतीयों की 7। अंग्रेज सदस्य भारत में उच्च तकनीकी शिक्षा के विरोध थे, किंतु डॉक्टर विश्वेश्वरैया इनके प्रबल समर्थक थे। लॉर्ड लायक ने डॉक्टर विश्वेश्वरैया को प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया, परंतु देशभक्त डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने उनकी एक ना सुनी। अंत में डॉक्टर विश्वेश्वरैया के सुझावों को विश्वविद्यालय को मानना पड़ा और मुंबई विश्वविद्यालय में उच्च रासायनिक तकनीकी की
विभाग खोलने का निश्चय किया गया। वे सरल, सज्जन, उदार और मेधावी पुरुष थे। उनका जीवन सादगी और सद्व्यवहार का प्रतीक था। वे भारतीयता का हृदय से आदर करते थे। वृद्धावस्था में भी वे आगंतुकों को बरामदे तक छोड़ने जाते थे। उनकी वाणी की मिठास, उनका निश्चल व्यवहार और आकर्षक व्यक्तित्व मिलने वालों पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ता था। भारत स्वतंत्र हुआ तो देश ने इस महान रत्न का हार्दिक सम्मान किया। अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। उनको डॉक्टर विश्वेश्वरैया को सर की उपाधि किसने दी? अंग्रेजों ने दी थी। भारत ने उन्हें सरोज भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया आधुनिक भारत के महान कर्मयोगी थे। कर्म को ही वे पूजा और धर्म मानते थे। भारतीय संस्कृति और आचार विचार में उनकी महान आस्था थी। बाह्य आडंबर का उन्होंने सदैव विरोध किया। एक बार जब वे यात्रा कर रहे थे तो उनके एक मित्र ने एक भव्य मंदिर के पास कार रोक दी और चाहा कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया भी उनके साथ भगवान के दर्शन करने चले। वे मंदिर के अंदर नहीं गए और मंदिर की स्थापत्य कला का निरीक्षण करते रहे। मित्र के लौटने पर उन्होंने कहा, भगवान जब हमें अपने काम करने का आदेश देता है तो वह हमसे अपनी पूजा नहीं बल्कि हमारे कर्तव्य की पूर्ति चाहता है। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत माता के अमर पुत्र हैं। शताब्दियों तक भारतवासी उनके महान कार्यों का स्मरण कर प्रगति की प्रेरणा पाते रहेंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया कितने महान थे, उनका कितना योगदान है और उन्होंने क्या क्या बात कहे अच्छे हमें बताए। इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे आके जुड़ सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।